हेलो स्टूडेंट्स, ई क्लासेस बाय मनीष सर से मैं मनीष शंकर तिवारी। पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा कि फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत कैसे हुई थी। बास्तील का वो किला जहाँ पर लुई 16वें का कमांडर रहता था, जनता भड़क उठी और उसने जाके बास्तील के किले को तोड़ दिया, ढा दिया और उसके अवशेषों को बाजार में उन लोगों को बेच दिया जो लोग उसको यादों के रूप में अपने आने वाली पीढ़ियों को बताने के लिए संजोना चाहते थे। फ्रांसीसी क्रांति का महत्व तो पूरे विश्व के इतिहास में है। चाहे भारत की बात करें, चीन हो, अमेरिका हो, अफ्रीका हो, जहां कहीं भी उपनिवेशवाद से मुक्ति की बात आती है तो 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध मतलब 1789 में हुई इस फ्रांसीसी क्रांति की प्रेरणा उसके पीछे कहीं ना कहीं हमको जरूर नजर आती है, क्योंकि फ्रांसीसी क्रांति ने राजतंत्र के दैवी सिद्धांतों को किनारे करके साधारण जनता के लिए एक माइलस्टोन तय किया था, एक मील का पत्थर तय किया था समानता का, स्वतंत्रता का, समान अधिकारों का और सर्वजन हिताय का। आज हम देखेंगे फ्रांसीसी क्रांति के अंतर्गत 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांस का समाज कैसे था। तो चलिए हम देखते हैं 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज कैसा था। सन 1774 में बूर्बो वंश का जो राजवंश था, बूर्बो राजवंश का लुई 16वां फ्रांस की गद्दी पर आसीन हुआ। उस समय उसकी उम्र केवल 20 वर्ष थी और उसका विवाह ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मैरी एंतोएनत से हुआ। राज्यारोहण के समय उसने अपना खजाना खाली पाया। लंबे समय तक चले युद्ध के कारण फ्रांस के वित्तीय संसाधन बुरे तरीके से नष्ट हो चुके थे। वर्साय के विशाल महल और राज दरबारों की जो शान शौकत थी उसको बनाए रखना और उस पर फिजूल खर्ची का बोझ अलग से था। लुई 16वें के शासनकाल में फ्रांस ने अमेरिका के 13 उपनिवेशों को साझा शत्रु ब्रिटेन से आज़ाद कराने में भी सहायता दी थी। इस युद्ध के चलते फ्रांस पर 10 अरब लिब्रे से अधिक का कर्ज और जुड़ गया, जबकि उस पर पहले से ही 2 अरब लिब्रे का बोझ चढ़ा हुआ था। सरकार से कर्जदाता अब 10% ब्याज की मांग करने लगे थे। तो आप लोग, जैसे कि मैंने बताया, वर्साय का विशाल महल मतलब जहां पर लुई 16वां रहा करता था, वहां पर बड़ा फिजूल खर्ची हुआ करती थी। नौकर चाकर, सानो सोका, झूमर, विदेशी मेहमानों का आवागमन, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता था। इसके अलावा हमने एक चीज़ और देखी कि जो ब्रिटेन था, ब्रिटेन मतलब 1789 के आसपास की बात हो रही, जब ब्रिटेन ने भारत में भी कब्जा कर लिया था। उस समय याद करें आप, तो जो ब्रिटेन या इंग्लैंड जिसको हम कहते हैं, फ्रांस उसका दुश्मन हुआ करता था। तो ब्रिटेन ने अमेरिका के ऊपर 13 उपनिवेशों पे कब्जा जमाया हुआ था। तो अमेरिका भी ब्रिटेन का दुश्मन हुआ और फ्रांस पहले से दुश्मन था। तो अमेरिका और फ्रांस दोनों का दुश्मन कौन हो गया? ब्रिटेन। तो फ्रांस ने अमेरिका से जो 13 उपनिवेश थे ब्रिटेन से आज़ाद कराने के लिए उसकी सहायता कर दी अमेरिका की। अब सहायता कर दी तो इससे क्या हुआ कि फ्रांस के ऊपर कर्ज बढ़ गया 10 अरब लिब्रे का। लिब्रे क्या होता है? अब लिब्रे यह होता है जैसे हमारे यहाँ रुपया होता है ना, उस तरह से वहाँ पर लिब्रे हुआ करता था। लिब्रे अर्थात फ्रांस की मुद्रा, जिसे सन 1794 में समाप्त कर दिया गया था। तो ये चीज़ आपकी समझ में आ गई होगी। ये लिब्रे का आप चित्र देख सकते हैं कि इस तरह से वह मुद्रा हुआ करती थी। अब जब फ्रांस की सरकार पे कर्ज बढ़ा तो जिनसे उन्होंने कर्ज लिया था वो क्या बोलने लगे? हमारे पैसे पे ब्याज बढ़ा के दो, 10% ब्याज लगेगा आप। तो इस तरह से राजा परेशान हो उठा। फलस्वरूप क्या हुआ? फ्रांसीसी सरकार अपने बजट का बहुत बड़ा हिस्सा दिनों दिन बढ़ते जा रहे कर्ज को चुकाने पर मजबूर थी। कर्ज लिया है तो उसको चुकाना पड़ेगा और मजबूरी में फ्रांस की सरकार को ये कर्ज चुकाना पड़ रहा था। अपने नियमित खर्च जैसे सेना के रखरखाव, राजदरबार, सरकारी कार्यालयों अथवा विश्वविद्यालयों को चलाने के लिए फ्रांसीसी सरकार ने करों में वृद्धि कर दी और वृद्धि करना उसके लिए मजबूरी हो गई। पर यह कदम भी नाकाफ़ी रहा। इससे भी मामला हल नहीं हुआ और पैसों की किल्लत बनी रही, कर्ज बढ़ा रहा। 18वीं सदी में फ्रांस का समाज 3 एस्टेट्स में बटा था। एस्टेट्स मतलब
भाग, इसको हम अगर समझें कि क्रांति पूर्व फ्रांसीसी समाज में सत्ता और सामाजिक हैसियत को अभिव्यक्त करने वाली श्रेणी जो है वह एस्टेट्स कहलाती थी, कि आपकी समाज में, आपकी जनता में और आपकी सरकार में कितनी पकड़ है, उस आधार पे ये एस्टेट्स, ये वर्ग तय किए गए थे। और जिसमें केवल तीसरे एस्टेट्स के लोग, जो जनसाधारण थे, सामान्य, जो आपको ये दिख रहे हैं, जो तीसरे एस्टेट्स के लोग थे, ये ही टैक्स पेड किया करते थे। इसके अलावा और कोई टैक्स पेड नहीं करता था। पहले और दूसरे एस्टेट के लोग तो टैक्स देते ही नहीं थे। इसको हम आगे देखेंगे। वर्गों में विभाजित फ्रांसीसी समाज मध्यकालीन सामंती व्यवस्था का अंग था। प्राचीन राजतंत्र पद का प्रयोग सामान्यतः सन 1789 से पहले के फ्रांसीसी समाज एवं संस्थाओं के लिए होता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं, पहले स्टेट्स में पादरी वर्ग है, दूसरे में एलीट क्लास है, मतलब कुलीन वर्ग है, और तीसरे में जनसाधारण है। इसको हम आगे देखेंगे। यहाँ पर प्रथम एस्टेट्स, पहला एस्टेट्स जहाँ पे आता है पादरी वर्ग। पादरी अर्थात चर्च, चर्च मतलब जहाँ पर ईसाई समुदाय के लोग पूजा करने जाते हैं। तो चर्च के विशेष कार्यों को करने वाले व्यक्तियों का समूह पादरी वर्ग कहलाता है। दूसरे एस्टेट में जो आने वाले लोग थे वो थे कुलीन वर्ग। कुलीन मतलब धनाढ्य वर्ग के लोग, सामंत हैं, जो राज दरबार में जिनकी बड़ी भूमिका होती थी, लैंड होल्डर, जमींदार लोग हैं, ऐसे लोग, करों को इकट्ठा करने वाले लोग, ये कुलीन वर्ग, एलीट क्लास के लोग होते थे। और जो तीसरा एस्टेट मतलब तीसरा जो वर्ग होता है, उसमें जो आते थे वे थे बड़े व्यवसायी, व्यापारी, अदालती कर्मचारी, वकील इत्यादि। ये तीसरे वर्ग का पहला स्टेज है। दूसरे स्टेज में आते थे किसान और कारीगर, जबकि तीसरे स्टेज में आते थे छोटे किसान, भूमिहीन मजदूर और नौकर। अब यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिए कि तीसरे स्टेट्स में कुछ लोग अमीर भी हैं तो कुछ गरीब भी हैं। यह चित्र जो है, यह डायग्राम जो है, वह तत्कालीन फ्रांसीसी समाज की वर्ग व्यवस्था को दर्शाता है। पूरी आबादी में लगभग 90% किसान थे, लेकिन जमीन के मालिक हों ऐसे किसानों की संख्या बहुत कम थी। लगभग 60% जमीनों पर कुलीनों, चर्च और तीसरे एस्टेट के अमीरों का अधिकार था। तो जैसा कि आपको ये लिखा हुआ दिख रहा है, इससे ही आपको समझ में आ रहा होगा कि पूरी आबादी जो फ्रांस की उस समय थी, उस पूरी आबादी में सबसे बड़ी संख्या में कितने जो लोग थे, वो थे किसान, 90%। लेकिन इन 90% किसानों में सभी किसान जमीन के मालिक नहीं थे। जमीन के मालिक कौन थे? पादरी, कुलीन वर्ग के लोग और तीसरे स्टेट्स में जो अमीर लोग हुआ करते थे वो थे। और किसान बेचारा कर्ज के बोझ तले दबा हुआ होता था। इनसे कर्ज ले लेकर जैसे तैसे जीवन यापन करता था और टैक्स भी देता था। प्रथम दो स्टेट्स कुलीन वर्ग एवं पादरी वर्ग के लोगों को कुछ विशेष अधिकार जन्मना प्राप्त थे। ध्यान रखिए इस चीज़ को, बहुत अच्छे से समझिएगा इसको। ये जो पादरी वर्ग है इसको और ये जो कुलीन वर्ग है इसको कुछ विशेष अधिकार जन्मना प्राप्त थे। जन्मना मतलब जैसे ही वो पैदा हुए वैसे ही वो अधिकार उनको जन्म के साथ ही मिल गए। क्यों? क्योंकि वो अधिकार उनके पादरी के पिताजी को थे, पादरी के दादा को थे, तो पादरी को भी मिल गए। पादरी का बेटा होगा तो उसको भी मिल जाएंगे। इसी तरह कुछ कुलीन वर्ग के जो सामंत थे, जमींदार थे, राज दरबार के जो लोग थे, दरबारी थे, उनके साथ भी यही हाल था कि अगर उनके दादा को, परदादा को थे तो उनके नाती पोतों को भी वो अधिकार मिलना ही है। जो लड़का जन्म लेगा उनके परिवार में, जो बच्चा जन्म लेगा उनके परिवार में, उसको वह अधिकार मिलना ही मिलना है। तो इनमें से सबसे महत्वपूर्ण जो विशेष अधिकार था, वो विशेष अधिकार ये था कि राज्य को दिए जाने वाले करों से छूट, मतलब पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग किसी भी तरह का टैक्स राज्य को नहीं देगा। कुलीन वर्ग को कुछ अन्य सामंती विशेष अधिकार भी शामिल थे। वह किसानों से सामंती कर वसूल करता था। किसान अपने स्वामी की सेवा, स्वामी के घर एवं खेतों में काम करना, सैन्य सेवाएं देना अथवा सड़कों के निर्माण में सहयोग आदि करने के लिए बाध्य थे। किसान और कारीगर सेवक थे, खेतों में काम करते थे, साथ में सैन्य सेवाएं भी देते थे। युद्ध की स्थिति आ जाए सैनिक के रूप में भी काम करने के लिए तैयार रहते थे। सड़कों का भी निर्माण करते थे। और ऊपर के दो स्टेट्स के लोग
उनसे टैक्स भी लेते थे, उनसे सेवाएं भी लेते थे और खुद कोई टैक्स नहीं पेड किया करते थे। सोचिए कितनी खराब स्थिति थी फ्रांस में उस समय, 1789 अर्थात 18वीं सदी की उत्तरार्ध में। ये यहाँ पर जो दिख रहा है आपको चित्र में, ये जनसाधारण लोग थे जो काम करते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। तीसरे स्टेट्स में भी तीसरे दर्जे के लोग। चर्च भी किसानों से करों का एक हिस्सा टाइद, जो कि धार्मिक कर था, उसके रूप में वसूलता था। यहाँ पर आपको बता दूं मैं कि टाइद जो है वो क्या था कि चर्च द्वारा वसूल किया जाने वाला कर, यह कर कृषि उपज के 10वें हिस्से के बराबर होता था। यदि किसान ने 100 बोरा गेहूं उपजाए हैं तो 10 बोरा गेहूं उसको चर्च को देना ही होता था। और वो जो टैक्स देता था उस टैक्स का नाम था टाइद। टाइद नाम का टैक्स ये धार्मिक कर था जो जनता चर्च को देती थी। ऊपर से तीसरे स्टेट के तमाम लोगों को सरकार को तो कर्ज चुकाना ही होता था। मतलब ये चर्च को भी टाइद के रूप में 10% टैक्स देते थे और साथ में सरकार को भी ये टैक्स देते थे। इन करों में टाइल जो कि प्रत्यक्ष कर था, देखो टाइद क्या था, धार्मिक कर था, और टाइल जो सरकार को देते थे वह सीधे सरकार को दिए जाने वाला जो टैक्स था वो कहलाता था टाइल, और धार्मिक कर जो चर्च को देते थे वो कहलाता था टाइद। तो कुछ तीसरे स्टेट्स के जो तमाम लोग थे, सारे लोग थे, सरकार को भी कर देना होता था और चर्च को भी कर देना होता था। इसके अलावा अनेक अप्रत्यक्ष कर शामिल थे। प्रत्यक्ष कर नमक और तंबाकू जैसी रोजाना उपभोग की वस्तुओं पर लगाया गया था। इस प्रकार राज्य के वित्तीय कामकाज का सारा बोझ, करों का सारा बोझ किसके ऊपर था? आम जनता के ऊपर था। ये जो फ्रांस की आम जनता थी, ये पूरे चर्च का बोझ, सरकार का बोझ, कुलीनों का बोझ, सबका बोझ ये आम जनता अपने पीठ पर लादे हुए थी। अब हम बात करते हैं कि इतनी ये स्थितियां आप लोगों ने देखी कि ये कंडीशन उस समय फ्रांस के समाज की थी। फ्रांस का समाज 3 भागों में था। पहला स्टेट पादरी वर्ग चर्च से जुड़ा हुआ, दूसरा स्टेट कुलीन वर्ग सामंतों का राज दरबारों से जुड़ा हुआ, तीसरा स्टेट जिसमें 3 दर्जे थे। पहले दर्जे में अमीर व्यवसायी व्यापारी लोग, दूसरे दर्जे में किसान कारीगर लोग, और तीसरे दर्जे में जो लोग होते थे वो होते थे छोटे किसान, भूमिहीन मजदूर, नौकर चाकर आदि। अब ऐसी स्थिति में जीने के लिए संघर्ष सबसे बड़ी चीज़ थी। तो कैसे हुआ जीने का संघर्ष? इस टॉपिक को हम इस पे समझते हैं कि फ्रांस की जनसंख्या सन 1715 में 2.3 करोड़ थी, जो 1789 में बढ़कर 2.8 करोड़ हो गई। इसका परिणाम क्या हुआ? परिणाम यह हुआ कि अनाज के उत्पादन की तुलना में उसकी मांग तेजी से बढ़ गई। सन 1715 में 2.3 करोड़ थी, 89 में 2.8 करोड़ हो गई। जब लोग बढ़ेंगे तो खाने वालों की संख्या बढ़ेगी। जब खाने वालों की संख्या बढ़ी और उत्पादन लेकिन कम हो गया तो स्थितियां बिगड़ने लगीं। कैसे? अधिकांश लोगों के मुख्य खाद्य पदार्थ, उस समय का सबसे प्रमुख खाद्य पदार्थ क्या था? पाव रोटी, जिसको हम पॉपुलर कहते हैं, उसकी कीमतों में बेतहासा वृद्धि हो गई। मतलब 10 रुपये का पैकेट या 10 लिबरे का पैकेट 1000 लिबरे तक में आने लगा। अधिकतर कामगार कारखानों में मजदूरी करते थे और उनकी मजदूरी मालिक तय करते थे, लेकिन मजदूरी महंगाई की दर के अनुपात में नहीं बढ़ रही थी। फलस्वरूप अमीर और गरीब के बीच की जो खाई है वह चौड़ी होती गई। स्थितियां तब और बद से बदतर होती गईं जब सूखे होते, ओले के प्रकोप हो जाते और पैदावार गिर जाती, तब स्थिति और खराब हो जाती। इससे क्या होता? रोजी रोटी का संकट पैदा हो जाता। ऐसे जीविका संकट प्राचीन राजतंत्र के दौरान फ्रांस में काफ़ी आम थे। अब आप ये सोच सकते हैं कि फ्रांस में 18वीं सदी के उत्तरार्ध में कितनी खराब स्थिति में लोग रह रहे थे। मजदूर काम करते थे, लेकिन उनको एक बार जो मजदूरी तय कर दी गई उससे ज़्यादा मालिक उसको नहीं देता था। महंगाई चाहे कितनी बढ़ जाए, लेकिन उनकी मजदूरी में बढ़ोतरी नहीं होती थी। चाहे ओला पड़े, चाहे सूखा हो जाए, चाहे पैदावार गिर जाए, इसके बावजूद भी घर में फाके पड़े, भूखे रहने की नौबत आती थी। इसके बावजूद भी
वहाँ पर कोई सुनने वाला नहीं होता था। अमीर और अमीर होता जा रहा था और गरीब और ज़्यादा गरीब होता जा रहा था। उसके बीच की जो खाई है वह बहुत ज़्यादा चौड़ी होती जा रही थी। अब ये स्थिति कब तक रहती आखिर? गरीब का शोषण होता, अमीर शोषण करता, तो ये शोषित चुपचाप कब तक रहते? तीसरे एस्टेट्स के लोग जो टैक्स देते थे वो कब तक मौन रहते? उभरते मध्य वर्ग ने विशेष अधिकारों के अंत की कल्पना की। उन्होंने ये सोचा, उभरता मध्य वर्ग ने कैसे की, इसके बारे में हम देखते हैं। पहले भी कर बढ़ने एवं अकाल के समय किसान और कामगार विद्रोह कर चुके थे, परंतु उनके पास सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था में बुनियादी बदलाव लाने के लिए साधन एवं कार्यक्रम नहीं थे। ऐसा नहीं था कि वे पहली बार विद्रोह कर रहे थे। इसके पहले भी उन लोगों ने छोटे छोटे विद्रोह, अपना विरोध प्रदर्शन जता चुके थे कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है। लेकिन चूंकि सामाजिक हैसियत जो कहते हैं हम, वह इतनी नहीं थी, न उनके पास इतना पैसा था कि वे सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था में कोई बड़ा बदलाव कर सकें। ऐसी स्थिति में वो थे ही नहीं, क्योंकि ना तो उनके पास ऐसे कार्यक्रम थे, चूंकि पढ़ाई लिखाई नहीं थी, ना उनके पास ऐसे कोई साधन थे। तो आखिर ये सब बदलेगा कैसे? यह जिम्मेदारी तीसरे एस्टेट के उन समूह ने उठाई जो समृद्ध और शिक्षित होकर नए विचारों के संपर्क में आ गए थे। 18वीं सदी में एक नए सामाजिक समूह का उदय हुआ, जिसे मध्यवर्ग कहा जाता है। आजकल सामान्य तौर पर मिडिल क्लास हम जिसे कहते हैं, जिसने फैलते समुद्र व्यापारी व्यापार और ऊनी तथा रेशमी वस्त्रों के उत्पादन के बल पर संपत्ति अर्जित की थी। ऊनी और रेशमी कपड़ों का या तो निर्यात किया जाता था या समाज के समृद्ध लोग उसे खरीद लेते थे। इसे आप समझिए कि 18वीं सदी के उत्तरार्ध में जो तीसरे स्टेट्स में व्यापारी और व्यवसायी वर्ग थे, ये लोग व्यापार करते थे और समुद्र मार्ग नए नए खुले थे उस समय। समुद्र के पार जाकर भारत जैसे देशों से, दक्षिण एशियाई देशों के साथ में उन्होंने समुद्री व्यापार किए और यहाँ से रेशमी वस्त्र, ऊनी ले जाते, ऊनी कपड़े ले जाते और वहाँ पर उनको बेचते, निर्यात करते और उससे बहुत मुनाफा वो लोग कमाते थे। ऐसे लोगों का, ऐसे सामाजिक समूह का उदय हुआ। तीसरे एस्टेट में सौदागर एवं निर्माताओं के अलावा प्रशासनिक सेवा व वकील जैसे पेशेवर लोग भी शामिल थे। यह पढ़े लिखे थे और इनका मानना था कि समाज के किसी भी समूह के पास जन्मना अधिकार नहीं होने चाहिए। किसी भी व्यक्ति की सामाजिक हैसियत का आधार उसकी योग्यता ही होना चाहिए। हमने पहले बात की ना कि पादरी के पिताजी को जो अधिकार मिले वो उसके बेटे को भी मिलेंगे, कुलीन वर्ग के दादा परदादाओं को जो मिला उसके परिवार में जन्म लेने वाले बच्चे को वही मिलेगा। तो ये जो वकील, प्रशासनिक सेवा के लोग, जो तीसरे स्टेट के लोग थे, ये पढ़ लिख गए, इनके पास जन्म के साथ में कोई अधिकार थे नहीं। तो इन्होंने क्या किया, एक माहौल बनाना शुरू कर दिया, ये बातें करना शुरू कर दी कि किसी भी व्यक्ति को किसी जाति विशेष, किसी परिवार विशेष में जन्म लेने के कारण उसको ये अधिकार प्राप्त नहीं होने चाहिए, बल्कि किसी भी व्यक्ति को सामाजिक हैसियत का आधार ना होकर उसकी योग्यता के आधार पर उसको काम मिलना चाहिए, उसको सम्मान मिलना चाहिए। ये बात उन्होंने कही तीसरे स्टेट्स के सौदागर और निर्माताओं के साथ साथ प्रशासनिक सेवा के अफसरों और वकीलों ने। स्वतंत्रता, समान नियमों तथा समान अवसरों के विचार पर आधारित समाज की परिकल्पना जॉन लॉक तथा ज्यां जॉक रूसो जैसे दार्शनिकों ने प्रस्तुत की थी। अपने ट्रीटाइजेज ऑफ गवर्नमेंट में लॉक ने राजा के दैवीय तथा निरंकुश सिद्धांतों का खंडन किया था। जॉन लॉक ने कहा था कि राजा पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार नहीं होता। राजा को ऐसे निरंकुश अधिकार नहीं मिलना चाहिए कि उसके ऊपर किसी का भी हस्तक्षेप ना हो, उसका वचन ही शासन हो जाए, ऐसी स्थिति नहीं होना चाहिए। ये बात जॉन लॉक ने कही थी। रूसो ने इसी विचार को आगे बढ़ाते हुए जनता और उसके प्रतिनिधियों के बीच एक सामाजिक अनुबंध पर आधारित सरकार का प्रस्ताव रखा। रूसो ने क्या कहा कि जनता अपने प्रतिनिधि चुने और वो प्रतिनिधि समाज के लिए अच्छा करें, ऐसा एक अनुबंध होना चाहिए। मॉन्टेस्क्यू ने द स्पिरिट ऑफ द लॉज नामक रचना में सरकार के अंदर विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता विभाजन की बात कही। उन्होंने ये कहा कि चाहे शासक हो या शासित हो, दोनों वर्ग को अधिकार समान होने चाहिए, किसी को कम या किसी को ज़्यादा नहीं।
साथ ही जो सरकार है वह जनता के प्रति जिम्मेदार होना चाहिए, जनता के हितों के लिए जिम्मेदार होना चाहिए, जन कल्याणकारी होना चाहिए। जब संयुक्त राज्य अमेरिका में 13 उपनिवेशों ने ब्रिटेन से खुद को आज़ाद घोषित कर दिया तो वहाँ इसी मॉडल की सरकार बनी। जो अमेरिका के जो 13 उपनिवेश थे ब्रिटेन से आज़ाद हो गए तो उन्होंने वहाँ पर जन कल्याणकारी शासन स्थापित किया। पहली बार वहाँ पर समानता स्वतंत्रता वाली सरकार मिली। पहली बार वहाँ पर ऐसी सरकार बनी जहाँ पर शासन करने वाले और शासन करने के लिए चुनने वालों को समान अधिकार मिले। फ्रांस के राजनीतिक चिंतकों के लिए अमेरिकी संविधान और उसमें दी गई व्यक्तिगत अधिकारों की गारंटी प्रेरणा का एक महत्वपूर्ण स्रोत थी। क्योंकि जो बातें फ्रांसीसी क्रांति के लोग कर रहे थे, फ्रांसीसी विचारक कर रहे थे, उन बातों को अमेरिका ने अपने संविधान में लिख दिया। व्यवस्थापिका होगी, कार्यपालिका होगी, न्यायपालिका होगी, लोगों का न्याय मिलेगा, लोग कल्याणकारी शासन मिलेगा। ये बात फ्रांस के लोगों के लिए भी प्रेरणा बन गई, उनके व्यक्तिगत अधिकारों की गारंटी हो गई वो चीज़। दार्शनिकों के इन विचारों पर कॉफ़ी हाउसेस तथा शैलॉन की गोष्ठियों में गर्मा गर्म बहस हुआ करती थी। जो दार्शनिक लॉक हैं, रूसो हैं, जो ये बातें लिखा करते थे, जैसे आजकल होता है ना, अखबारों में हम कोई चीज़ पढ़ लेते हैं और पढ़ने के बाद आपस में चर्चाएं करते हैं, तो उस समय कॉफ़ी हाउस उसमें लोग बैठा करते थे, शैलॉन की गोष्ठियों में बैठा करते थे और ये चर्चा करते थे कि एक राजा को कैसे हटाया जाएगा, राजतंत्र में जनता का कैसे हित होगा। इन बातों पर वहाँ पे गर्मा गर्म बहस हुआ करती थी। पुस्तकों एवं अखबारों के माध्यम से भी इनका व्यापक प्रचार प्रसार हुआ। पुस्तकों और अखबारों को तो लोगों के बीच जोर जोर से पढ़कर सुनाया जाता था ताकि अनपढ़ भी उन्हें समझ सकें। इसी समय लुई 16वें द्वारा राज्य के खर्चों को पूरा करने के लिए फिर से कर लगाए जाने की खबर से विशेषाधिकार वाली व्यवस्था के विरुद्ध गुस्सा भड़क उठा। ये सारी चीज़ें चल रही थी कि समानता होना चाहिए, हम टैक्स क्यों दें, वही लोग क्यों टैक्स का उपभोग करें, हमको भी उसमें कुछ हिस्सा मिलना चाहिए, भले हिस्सा ना दो लेकिन कम से कम समानता का अधिकार तो होना चाहिए। और इसी बीच क्या हुआ, लुई 16वें ने कह दिया कि और टैक्स लाओ हमारे लिए। जनता का गुस्सा भड़क उठा। तो इस तरह से आपने ये जो पहला अध्याय है 18वीं सदी का उत्तरार्ध में फ्रांस का जो समाज है वो कैसा था, इसको आपने समझा। क्रांति की शुरुआत नाम का जो चैप्टर है वो अगले वीडियो में आप लोग देखेंगे। इस तरह से इस अध्याय को आप लोगों ने बहुत अच्छे से समझ लिया होगा और फ्रांसीसी क्रांति की सामाजिक व्यवस्था पे और अच्छे से समझ को विकसित करने की दृष्टि से इसमें कुछ क्रियाकलाप दिए गए हैं, एक्टिविटीज़ जिसको हम बोलते हैं। तो ये 3 एक्टिविटीज़ जो हैं आपको मैं दे रहा हूँ। इन एक्टिविटीज़ को आप घर पे करिए। अगर आप इनको अच्छे से कर पाते हैं तो निश्चित रूप से 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज की जो व्यवस्था थी उसके बारे में आपकी समझ बहुत अच्छे से बढ़ जाएगी। उस समझ को विकसित करने का आपके पास अवसर रहेगा। तो चलिए हम क्रियाकलाप को समझते हैं, आप उनको हल कीजिए। इस चित्र को देखिए आप। यहाँ पर एक व्यक्ति जो है वह बैठा हुआ है कुर्सी पर। ये कुलीन वर्ग का प्रतिनिधित्व कर रहा है और ये किसान कुछ चीज़ें, जैसे ये दिख रहा है हाथ में फल की टोकरी वगैरह है, ये यहाँ पर इसको देने के लिए लाया हुआ है। तो इस चित्र का नाम है मकड़ा और मक्खी। यहाँ पर ये है मकड़ा, कुलीन वर्ग का व्यक्ति, ये ऊपर दिख रहा है आपको ये मकड़े का जाला, ये है मकड़ा। और ये मक्खी उड़ के जाले की तरफ आ रही है, ये दिख रही है मक्खी। तो ये कुलीन वर्ग का सामंत जो है ये हो गया मकड़ा और किसान हो गया मक्खी। तो आपको बताना यह है कि कुलीन व्यक्ति को मकड़ा और किसान को मक्खी के रूप में क्यों चित्रित किया गया है। ठीक है, कुलीन वर्ग के व्यक्ति को मकड़ा और किसान को मक्खी के रूप में क्यों चित्रित किया गया है, यह पहला क्रियाकलाप हो गया। दूसरा क्रियाकलाप, जीविका का संकट कैसे उत्पन्न होता है, इस पर हमको काम करना है। ये चित्र को आप देखिए गौर से कि जब एक फसल खराब होती है तब क्या होता है, उसके बाद क्या होता है। ये खाली बॉक्स दिख रहा है, ये खाली है, ये खाली है। फिर गरीब गुरबा पाव रोटी नहीं खरीद पाएंगे। जब नहीं खरीद पाएंगे तो 2 स्थितियां होती हैं। उन 2 स्थितियों में से एक रास्ता यहाँ पर आता है। पहली स्थिति से महामारी के माध्यम से एक रास्ता यहाँ आता है। तो आपको करना क्या है,
आपको करना यह है कि इन खाली जगहों पर जितने खाली डब्बे हैं उनमें ये शब्द भरना है: खाद्य दंगे, अन्न अभाव, मृतकों की संख्या में वृद्धि, खाद्य पदार्थों की बढ़ती कीमत, कमजोर शरीर। तो जीविका संकट का चक्र जो चित्र दिख रहा है, ये डायग्राम दिख रहा है, इनमें खाली डिब्बों में, खाली बॉक्सेस में इन ये जो दिए गए शब्द हैं, इन शब्दों में से सही शब्द को सही डिब्बे में चुनकर भरना है। तो ये हो गया आपका दूसरा क्रियाकलाप। इसके बाद मैं आपको एक वृत्तांत सुना रहा हूं जो आपकी किताब में दिया हुआ है, इसे आप ध्यान से सुनिए। आगे चलकर क्रांतिकारी राजनीति में सक्रिय होने वाले जॉर्ज दातन ने अपनी पढ़ाई पूरी होने के बाद उस समय को याद किया, जब वो पढ़ते थे उस समय को याद किया और सन 1793 में अपने एक मित्र को पत्र लिखा। क्या लिखा? मैं प्लेसिस के आवासीय कॉलेज में था। वहाँ मुझे कई महत्वपूर्ण लोगों का सानिध्य मिला। पढ़ाई पूरी होने के बाद बेकारी के दिनों में मैं नौकरी की तलाश में जुट गया। पेरिस के न्यायालय में नौकरी मिलनी असंभव थी। सेना में नौकरी का विकल्प मेरे लिए नहीं था, मतलब विकल्प भी मेरे लिए नहीं था, क्योंकि ना तो मैं जन्मजात कुलीन था, ना ही मेरा कोई संरक्षक था। चर्च भी मुझे आसरा नहीं दे सका। मैं कोई ओहदा भी खरीदने की स्थिति में नहीं था, क्योंकि मेरी जेब में एक सू, जो फ्रांसीसी पैसा था उसको बोलते थे सू, एक सू तक नहीं था। पुराने दोस्तों ने भी मुंह मोड़ लिया था। व्यवस्था ने हमको पढ़ा लिखा तो दिया था, लेकिन हमारी प्रतिभा के इस्तेमाल के अवसर उपलब्ध नहीं कराए थे। ये अनुभव उस समय की स्थिति बताने के लिए पर्याप्त है कि उस समय नौकरियां खरीदी जाती थीं। उस समय जन्मजात कुलीन हो तभी आपको सेना में नौकरी मिलती थी। चर्च जनसाधारण लोगों के लिए बंद था। ऐसी स्थिति थी कि किसी तरह से वहाँ पे नागरिक पढ़ लिख तो जाते थे, लेकिन योग्यता का इस्तेमाल नहीं होता था। चलिए अगला वृत्तांत देखते हैं हम। आर्थर यंग नाम के एक अंग्रेज ने सन 1787 से 1789 के दौरान फ्रांस की यात्रा की और अपनी यात्रा वृत्तांत में उसने विस्तृत तरीके से लिखा। उसकी यह दिलचस्प टिप्पणी आप भी सुनिए। सेवा टहल में लगे अपने गुलामों, खास तौर पर उनके साथ बुरा व्यवहार करने वालों को पता होना चाहिए कि इस तरह वह अपनी ज़िंदगी को ऐसी स्थिति में डाल रहा है जो उस स्थिति से बिल्कुल भिन्न होती है जिसमें उसने मुक्त लोगों की सेवाएं ली हैं, और उनसे बेहतर बर्ताव करता, जो अपने पीड़ितों की कराह सुनते हुए भोज उड़ाना पसंद करते हैं। उन्हें दंगे के दौरान अपनी बेटी के अपहरण या बेटे का गला रेत दिए जाने का दुखड़ा नहीं रोना चाहिए। ये चीज़ आर्थर यंग ने लिखा कि जो लोग फ्री की सेवा लेना चाहते हैं और फ्री की सेवा लेते हुए भी जिनसे सेवा ले रहे हैं उन सेवकों के साथ बुरा बर्ताव कर रहे हैं, उनकी पीड़ा को देखने के बावजूद भी बाहर वह करा रहा है और अपन 56 भोग स्वादिष्ट भोजन में लगे हुए हैं, तो ऐसी स्थिति में जब दंगा हो जाए तो वो पीड़ित व्यक्ति अगर उस कुलीन के साथ बुरा व्यवहार करता है तो उसे इसका रोना नहीं रोना चाहिए। तो इसमें क्रियाकलाप आपकी किताब में दिया गया है कि यंग आखिर क्या संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं, गुलामों से उनका आशय क्या है, वह किसकी आलोचना कर रहे हैं, और सन 1787 में ही उन्होंने कौन से खतरे भांप लिए थे। इस तरह से ये 3 चीज़ें जो हैं, 3 क्रियाकलाप आप लोगों को अपनी कॉपी में करके रखना है। अगले वीडियो में इनके उत्तर में इन क्रियाकलापों का हल मैं आपके सामने लेकर आऊँगा। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। आप लोग देखते रहिए ई क्लासेस बाय मनीष सर। जय हिंद।